तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बताइए क्योंकि इतने सारे गाने आपने गाए हैं। थोड़ा-सा बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और मतलब म्यूज़िक आपकी लाइफ़ में कितना मायने रखता है? म्यूज़िक हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है। आपको बता दें कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले जिसका नाम है सीधी और सीधी में भी एक छोटा-सा गाँव जिसका नाम है खजुरी, हम वहाँ से हैं और संगीत हमारे घर में ही विरासत में मिला है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे घर में हमारे पिताजी, फिर माताश्री, फिर हमारे भैया, हमसे बड़े 3 भाई सभी गा रहे थे, हम तो बस पढ़ाई कर रहे थे और मैंने बीए एलएलबी किया है। मुझे अ, लॉ ही करने के बाद उसी फ़ील्ड में जाना था। लेकिन जब देखा कि सभी लोग गा रहे हैं, तो मैंने भी एक कोशिश की। एक हमारे भाई साहब शैलेंद्र तिवारी जी का एल्बम था, उसमें एक भजन हमने छोटा-सा गाया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने सराहा मेरी आवाज़ को और कहा कि अगर आप गाएँगे तो और भी अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद एक एल्बम निकाला हम लोगों ने भक्ति एल्बम, लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद से ही इसी इसी फ़ील्ड में कुछ ज़्यादा मन लगने लगा। तो हमने कहा चलिए ये शुरुआत राइट, करते हैं। राइट। इसके अलावा आपने जो है 200 से ज़्यादा स्टेज शोज़ किए। तो कितने कॉन्फिडेंट मतलब जब आप पहली बार गए थे स्टेज के ऊपर कितने कॉन्फिडेंट थे और अब क्या चेंजेस आए हैं आपके अंदर? क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत चाहिए होती है और इतने सारे लोगों के सामने। तो उस बारे में कुछ बताइए कि फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पर गए थे तो क्या फीलिंग था आपका? मैं आपसे बता दूँ कि स्टेज पर आने का जो शुरुआती दौर था, वो हमें घर से ही मिला क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो थिएटर है इंद्रलोक रामलीला मंडल के नाम से, तो मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भूमिका निभाई थी। तो वहाँ से स्टेज पर आने का जो मौका मिला और हमारे अंदर से जो डर निकला, तो वहाँ से फिर जब मैंने स्टेज शो शुरू करना स्टार्ट किया, तो पहले तो लगा कि काफ़ी ऑडियंस देखकर, भीड़ देखकर थोड़ा-सा लगा कि किस तरह परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन फिर धीरे-धीरे पहले छोटी जगह में शुरू किया, फिर शहर में आया, फिर इसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर ऑल ओवर इंडिया हमने तकरीबन अभी तक में 2000 से ज़्यादा स्टेज शो किए। जी। और जैसे कि आपने बताया कि आपने एक राम का किरदार भी प्ले किया था प्ले में। तो जो है आप एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग सिंगिंग भी करते हैं। कौन-सा जो प्रोफ़ेशन है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है आपको और किसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं? देखिए चैलेंजिंग तो दोनों है। एक्टिंग और सिंगिंग दोनों ही काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन अगर आप किसी के अंदर एक्टिंग है और वो सिंगर भी है, तो मेरा ये मानना है कि जब हम परफ़ॉर्मेंस करते हैं तो वहाँ एक्टिंग का होना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल सिंगिंग के साथ हमें एज़ ए परफ़ॉर्मर भी बहुत ज़रूरी है कि स्टेज पर जब हम पहुँचे, तो हम परफ़ॉर्मेंस कर सकें। सिंगर तो बहुत सारे होते हैं, सभी बहुत अच्छे गुणी सिंगर होते हैं। लेकिन मायने वही रखता है चूँकि जब स्टेज पर हम जाते हैं तो हम अपना क्या दे सकते हैं, अपना प्रेज़ेंटेशन हम क्या दे सकते हैं, परफ़ॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। सिंगिंग तो एक अपनी बात ही है चूँकि वो सुर और ताल और सुरों का मामला है, राग-रागिनी का मामला होता है। लेकिन जब अपने अंदर एक्टिंग है, परफ़ॉर्मेंस करने का एक अलग हुनर है, तो सिंगिंग और एक्टिंग को अगर अगर हम साथ में मिलाते हैं, तो हम स्टेज पर थोड़ा-सा लोगों को काफ़ी अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं। राइट। हाँ, हमने सुना है कि आपने बहुत सारे लैंग्वेजेज़ में गाने गाए हैं और ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सारी लैंग्वेजेज़ में गाने लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। तो थोड़ा-सा बताइए कि कैसे आपके पास ये गाने आते थे? किस किस तरह का प्रिपरेशन करते थे आप गानों को लेकर? सबसे पहले तो चूँकि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ एक बोली है जिसका नाम है बघेली और वो बघेली बोली जो कि अवधी से मिलती-जुलती है, काफ़ी आस-पास है। तो हम लोगों की बोलचाल की भाषा में, बोली में वो वहाँ हम लोगों ने शुरुआत की और जब वहाँ गाया तो लोगों ने पसंद किया कि इस बोली में अभी तक कुछ बना नहीं है। तो एक कह सकते हैं कि एक शुरुआती हमने जो वहाँ से किया, अशोक मिश्रा जी ने मुझे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया और हमने उसमें मिश्रित भाषाओं को हिंदी, बघेली, बुंदेली और भोजपुरी 4 भाषाओं को मिला के मैंने एक टाइटल सॉन्ग बनाया था। उस फ़िल्म में टपरा टाकीज़ फ़िल्म का टाइटल बना था वो। तो वहाँ से थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा। फिर जब मुंबई आया तो मराठी फ़िल्म में मौका मिला, मराठी भी गाया। बोलना बड़ा कठिन हो गया था, लेकिन गाने के लिए मैंने प्रैक्टिस किया और अब तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है।
मराठी बहुत अच्छी भाषा है। राइट। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, लेकिन आप इंस्पायर किससे होते हैं एज ए एक्टर और एज ए सिंगर? देखिए, इंस्पायर तो मैं किशोर कुमार साहब से हुआ, क्योंकि वो एक इतने उम्दा सिंगर, इतने उम्दा एक्टर, उनकी कॉमेडी जॉनर देख लीजिए, उनकी सिंगिंग देख लीजिए, स्टेज पर परफॉर्मेंस का जो उनका तरीका था वो देख लीजिए। मतलब एक सफल आर्टिस्ट जो होता है, जो कलाकार होता है, वो किशोर दा में वो सारी बातें थी। इसलिए मैं कुछ किशोर दा को फॉलो किया और मैं बहुत सारे मेरे गाने एज ए राइटर, एज ए कंपोज़र भी मार्केट में है, एज ए सिंगर भी। और हमारी जो कॉमेडी सीरीज चंपू की सुहाग रात काफ़ी लोगों ने सराहा। कॉमिक रोल उसमें हमारा है। तो इसलिए मैं किशोर दा को, उसके बाद फिर बहुत सारे सिंगर जो अभी हैं इस समय, जो बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ गाने कुछ सिंगरों के बहुत प्रभावित करते हैं। सोनू निगम साहब हो गए, उदित जी, हरफन मौला हमेशा हमारे फेवरेट रहे हैं। और एक्टिंग में जाइए तो गोविंदा जी की जो डायलॉग डिलीवरी और टाइमिंग है, वो मुझे बहुत पसंद आई। राइट। जी। सर, इसके अलावा जो सिंगिंग का दौर चल रहा है, जो रिक्रिएशन का दौर चल रहा है, एज अ सिंगर आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो शब्दों का खेल पहले था, मतलब गाने जो पहले आते थे, जिनकी एक-एक म्यूज़िक, एक-एक बीट, एक-एक मतलब ओपनिंग म्यूज़िक से लेकर एंडिंग और उनका इंटरल्यूड तक हम सबको याद हो जाता रहा है, शुरू से अभी तक। तो अभी जो चीज़ें आई हैं यहाँ मार्केट में, गाने जो बन रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे गाने हो रहे हैं जो बहुत कम याद रह जाते हैं। फ़िल्में ऐसी राइट। बन रही हैं जो स्टोरी उनकी बहुत कम है जो याद रह जाती हैं। कुछ गाने बहुत प्यारे बने हैं, जो कि नए सिंगरों ने भी गाया है। तो ऐसे गाने जो अपनी हम हमारा मानना है कि ऐसे गीत, ऐसे गाने जो हर श्रोता को, हर दर्शक को एक अपनी पहचान देके जाएँ, उनके ज़हन में रह जाएँ, तो वही असली संगीत है और कुछ नहीं। राइट। इसके अलावा सिंगिंग और जो एक्टिंग है, दोनों को लेकर एक नेपोटिज्म नाम का वर्ड आपने सुना होगा, जो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा सुना जाता है। तो उस बारे में बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया है? क्योंकि आपने इतने सारे गाने गाए हैं, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, तो क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में? देखिए, ये तो होता है। ये तो नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं होता। अगर आप पहले से एज़ ए सेलिब्रिटी के फैमिली उसमें आते हैं या उनके रिश्तेदारों में आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको तवज्जो दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी बिना लिंक के आते हैं, आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए आप बहुत जद्दोजहद करते हैं, तब जाके कहीं अगर आपकी एक्टिंग को किसी अच्छे व्यक्ति ने, अच्छे भले प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने आपको देख लिया है और उसका मन हो गया है तो करते हैं, वरना आज टोटल जो चीज़ें बन रही हैं सब कमर्शियल हैं, सब बिज़नेस है, जब पैसे को लेकर बनाई जा रही हैं। और राइट। पैसा लगा के कोई अगर बनाता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, तो आज भी अपने हुनर को दिखा सकता है। और मैं तो मानता हूँ कि ये जो यूट्यूब और ये सोशल साइट्स आए हैं, ये कलाकारों के लिए बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा माध्यम है कि अपने हुनर को, अपने टैलेंट को वो दिखा पा रहे हैं। तो आम जनता तक भी वो पहुँच जाते हैं। आप देखिए कितने सारे ऐसे कलाकार हैं जो वायरल हुए हैं, सोशल राइट। साइट से वायरल हुए हैं, आज वो सेलिब्रिटी की कैटेगरी में आते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो बॉलीवुड के आर्टिस्टों से ज़्यादा उनको तवज्जो दिया जाता है, चाहे वो किसी छोटी जगह से ही क्यों ना हो। आप यूपी, बिहार में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आए हैं और अपनी छाप छोड़ के गए हैं। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप में टैलेंट है, तो आप अपने आप को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, माध्यम बहुत अच्छा है। राइट। राइट। और इन दिनों जो है वेब सीरीज का भी दौर चल रहा है, तो क्या वेब सीरीज को लेके कुछ प्लानिंग है फ्यूचर में? अगर कुछ बताएं आप एज एन एक्टर। बिल्कुल, हम तो वेब सीरीज़ कर ही रहे हैं, अभी कॉमेडी हमारी आ रही है जिसमें 12 एपिसोड रिलीज़ हो गए हैं। वो 50 एपिसोड का वेब सीरीज़ है हमारी। इसके बाद हॉरर वेब सीरीज़ हमारी आने वाली है, उसपे हम लोग काम कर रहे हैं। क्राइम में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जो लेके आएँगे, लेकिन आजकल जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे चलाई जाती हैं, उनसे थोड़ा हट के हम बनाएँगे, क्योंकि वो बिज़नेसमैन लोग हैं, कुछ भी दिखाएँगे लोग देखते हैं, लेकिन हम नहीं दिखा सकते वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमें हमें वही दिखाना है अभी जितना लोग देख पा रहे हैं।
तो इसलिए हम ऐसे ऐसे जॉनर को चुन रहे हैं, वो बोल्ड वाला जॉनर हम लोग नहीं चुन पाए। राइट। और जी। हम सब जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। अगर हमारी ऑडियंस के लिए 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज में। जरूर मैं गुनगुनाऊंगा। मेरा एक गाना भी आया है, दिल मेरा तोड़ा, उसकी कुछ लाइनें सुना दो। फिर किसी बात से उसने मेरा दामन छोड़ा, हम समझ भी नहीं पाए कब दिल मेरा तोड़ा। फिर किसी बात से उसने मेरा दामन छोड़ा, हम समझ भी नहीं पाए कब दिल मेरा तोड़ा। हम समझ भी नहीं पाए कब दिल मेरा तोड़ा। फिर किसी थैंक यू। क्या बात है। इससे जो है मैं और एक चीज जानना चाहूंगा, इन दिनों जो है रियलिटी शोज चल रहे हैं, सिंगिंग रियलिटी शोज जैसे इंडियन आइडल और बहुत सारे ऐसे शोज है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सिंगर्स वहां से जीतते हैं या फिर रनर अप रहते हैं, उनको आगे जो है इतना काम नहीं मिल पाता, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप? मेरा ये मानना है कि बहुत ही जैसे आप ये माने, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप हाथी में बिठा दो, उसके बाद अगर आप कहते हो गधे में बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठेगा। यहाँ होता क्या है कि कलाकारों का कुल मिला के टोटल शोषण होता है। आप शुरुआत से देख लीजिए, हम लोग पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत कितना शानदार विजयी होके बाहर आए, लेकिन उसके बाद आप किसी भी इंडियन आइडल के सिंगर का नाम नहीं बता पाएंगे जो विजयी हुए हैं या अंडर 10 में रहे होंगे। याद करना पड़ता है कौन था, या तो सर्च करना पड़ता है, कोई याद नहीं आता क्योंकि वो गायब हो जाता है। उसका उसका कारण यही है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, रातों रात वो हिट हो जाते हैं, इसके बाद उस तरह के काम उनको दिए नहीं जाते और छोटे काम वो कर नहीं सकते। छोटे काम करेंगे तो उनके उसमें ईगो पे आता है और बड़े काम उनको मिलते नहीं हैं, इसलिए वो बीच में रह जाते हैं और कोई भी किसी भी तरह का मुकाम उसके बाद हासिल नहीं कर पाते। रियलिटी शो के बाद फिर उनको कुछ शो मिल जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। राइट, राइट। और कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे अरिजीत सिंह की बात करें, जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कर जैसे भी सिंगर होते हैं जो खुद के दम पर आगे निकलना जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप में हुनर है तो आपको खुद ही सब कुछ करना होगा। राइट, राइट, राइट। क्योंकि आपको ही करना है, कोई आपके लिए करने के लिए आएगा नहीं। इसलिए जब आपको ही करना है तो आप खुद को तैयार करिए और ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस के लिए उसी तरह की चीज़ें आप तैयार करिए, उनके सामने लेकर आइए। तो पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए क्या मेरा मानना है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी फील्ड का हो, चाहे हमारी फील्ड का हो, म्यूजिक इंडस्ट्री का हो या आपकी फील्ड का हो या किसी भी फील्ड का हो, उसे अपने आप को ही समझना पड़ेगा। पहले पहले खुद को पहचानेगा, इसके बाद लोग उसको पहचान पाएंगे। अगर अपने आप को ही नहीं पहचानना है, आपको एक बहुत बड़ा मुकाम दे दिया गया, इसके बाद आप ही नहीं पहचान रहे हो किसी को, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। आज का समय बहुत अलग हो गया है। आप हाथ मिलाते हैं तो दिल भी मिलाइए। राइट, राइट। क्या बात है, क्या बात कह दी आप, मजा आ गया। जी। आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा, जो अभी दौर चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे सिंगर्स का जो ड्रीम होता है वो बड़े एक्टर्स के लिए आवाज देना होता है। आपका ऐसा कुछ ड्रीम है कि मैं इस एक्टर के लिए गाऊं या फिर इनको आवाज दूं, ऐसा कुछ अगर शेयर करना चाहें? ऐसा मेरे अंदर कभी कुछ नहीं आया कि मैं किसी के लिए आवाज दूं या किसी की आवाज बनूं, क्योंकि आज का जो दौर मैं देख पा रहा हूं ना,
मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा सोचूंगा, उस तरह की मेहनत करूं। मेरा मानना है कि अगर किसी के लिए आवाज देना है तो आपके पास अभी खुद का पैसा होना चाहिए, खुद की फिल्म बनाइए और जिसको चाहे उसकी आवाज आप बन जाइए। अभी तो ऐसा है। बॉलीवुड का वो वाला समय नहीं है कि ढूंढा जाता है कि भाई उदित जी की आवाज किस पे सूट कर रही है, उसको लेके आइए। अभिजीत दा की आवाज जो है वो इन पे सूट कर रही है, अक्षय कुमार पे आ रही है या शाहरुख खान के ऊपर आ रही है, इनकी आवाज बनी। अभी ऐसा नहीं। अभी कोई जो मार्केट में चल रहा है उससे गवा लीजिए, उसकी आवाज उस पे मैच करती हो या ना करती हो। अगर ऐसा भी है जो सिंगर भी नहीं है, अभी तो आप देख रहे हैं जो सिंगर हैं भी नहीं, केवल एक्टर है, उनसे भी गवा लिया जाता है कि आप ही गा लीजिए, क्योंकि टेक्निकल चीजें आ गई हैं, कोई भी गा लेता है। लेकिन जब लाइव में गाने की बात आती है, जब सुरों की बात आती है, जब लाइव परफॉर्मेंस की बात आती है, तब पता चलता है कि सिंगर कौन है। राइट, राइट। आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया हमारे सवालों के। आखिर में जाते-जाते अगर हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, सिंगिंग और एक्टिंग दोनों के? बिल्कुल, हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। म्यूज़िक को लेके जो हमारा ये क्योंकि कोविड का मामला चल गया, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 2 साल था, हमें लगभग 10 साल पीछे लेके गया है। लेकिन हमें उसी रफ्तार से 10 साल का जो रफ्तार है, हमें कई गुना मिलके काम करना होगा, तब जाके हम उस मुकाम तक पहुँच पाएँगे। इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है मधुर फ़िल्म्स, हमारा हम लोग मिलके बहुत अच्छी एक बड़ी हिंदी फ़िल्म बना रहे हैं, जिसका खुलासा हम आपसे दूसरी बार करेंगे कि वो क्या है। क्योंकि कहते हैं कि पहले ही सारी चीज़ें जब बता देते हैं ना, तो कभी-कभी होता क्या है कि हो नहीं पाता। फिर उसी के बारे में कुछ लोग जो होते हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, वो बार-बार उसी चीज़ को पूछते हैं कि उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? और उसका राइट, क्या हुआ वो हम ही बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। हो सकता है हमारे मन में आया हो कुछ और कर लेते हैं। इसलिए केवल हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारे आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मधुर फ़िल्म्स पर आप देख पाएँगे, मधुर म्यूज़िक वर्ल्ड पर आप देख पाएँगे और प्रकाश तिवारी मधुर को आप सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएँगी। आने वाले समय में बहुत सारे हिंदी, बघेली, भोजपुरी, मराठी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली ये सारे गाने हमारे आ रहे हैं। उसके साथ ही एक बड़ी हिंदी फ़िल्म आ रही है, हॉरर वेब सीरीज़ आ रही है, कॉमेडी सीरीज़ जो हमारी चंपू वाली चल रही है, उसे और हम पूरा करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।